Good morning, everyone. Today we will start with chapter number 6, that is life processes. इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि चार टाइप की लाइफ प्रोसेसेस है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी हमने न्यूट्रिशन. लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में बताया था. तो मैंने बताया था दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, या फिर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हमारे, एक होते हैं हमारे हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. इन दोनों की फूड रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट होती है, और दोनों जो है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मींस सेल्फ, सेल्फ जो खुद, जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अब तुम्हें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है एंड एनर्जी. उनको दो चीजों की जरूरत होती है, कार्बन और एनर्जी की जरूरत होती है. ये कार्बन और एनर्जी जो है प्लांट्स जो है एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस होती क्या है. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट एक होता है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. इस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है. ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है एक सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट करते हैं और CO2 की प्रोडक्शन कर लेते हैं. अब क्या होता है कि सारी की सारी जो एनर्जी या फिर सारा का सारा जो CO2 होता है वो उसी टाइम, ये जो फूड जो है उसी टाइम अपना प्लांट सारा यूज नहीं कर लेते हैं. थोड़ी सी CO2 ये जो है स्टार्च की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं. प्लांट्स अपने फूड को स्टार्च के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में, ये जो एक स्टार्च है ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होती है, शुगर होती है, जिस फॉर्म में प्लांट्स क्या करते हैं अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं. और जब उनको एनर्जी की जरूरत होती है, जिस टाइम पर उनको एनर्जी की जरूरत होती है, इस कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का वो ब्रेक डाउन करते हैं, वहां से ये एनर्जी जो है ले लेते हैं. तो इन दिस वे प्लांट्स जो है फूड को अपने ऑब्टेन करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड दे स्टोर फूड और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर बॉडी. तो इस तरह से वो करते हैं. और जिस सिचुएशन में उनको एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे जरूरी नहीं है हर टाइम पर हमारी सनलाइट पड़ ही रही है प्लांट्स के ऊपर, तो कभी कभी क्या होता है प्लांट्स जो होते हैं उस टाइम पर सनलाइट नहीं हो रही, बारिश वाला मौसम है या मौसम खराब हो रहा है, तब उनको एनर्जी की जरूरत है, तो इस स्टार्च का वो ब्रेक डाउन करते हैं और उससे वो एनर्जी अपनी ऑब्टेन कर लेते हैं. अब मैंने बताया कि प्लांट एक प्रोसेस करते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअल हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर तुमसे, क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन राइट कर लेना कि फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स होते हैं, या फिर पूछा जाए व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है. तो तुमने सिंपल एक लाइन में कि प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसे करके फिनिश नहीं करना है अपना आंसर. यू हैव टू राइट 3 स्टेप्स, बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, वो 3 स्टेप्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे, देन योर आंसर विल बी कंप्लीट. और उसके अलावा अब प्लांट्स में ये तुमने एक इक्वेशन याद करनी है. प्लांट्स जो हैं CO2 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, सॉरी 12 हमारे वाटर के मॉलिक्यूल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये क्या करते हैं, दिस इज अ स्टार्च, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज बनेगा +6 CO2 +6 वाटर मॉलिक्यूल्स. ये इक्वेशन तुम्हें देखनी है, याद करनी है. अब इस इक्वेशन को मैं समझाऊंगी कि एक्चुअल में इस इक्वेशन में हुआ क्या, या फिर व्हाट हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है, ये चीज पूछी जा सकती है. या व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल में स्टेप्स क्या है, P फॉर फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो
करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। लाइट एनर्जी कहाँ से लेंगे? सनलाइट से लेंगे। देन वो क्या करेंगे? कन्वर्शन करेंगे लाइट एनर्जी का, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे एंड वाटर की स्प्लिटिंग टेक प्लेस करेगी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, देन वाटर की स्प्लिटिंग कर देंगे, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड चीज जो होगी दैट विल बी रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। देखो प्लांट्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में एंड द पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, इससे क्या कर दिया? ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड वाटर हमारा रिलीज होगा। तो हमने क्या कहा? प्लांट्स ने सबसे पहले क्या किया? प्लांट्स ने किया लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी ली, देन कन्वर्ट किया उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और वाटर को उन्होंने, वाटर H2O, वाटर की स्प्लिट कर देंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में वाटर की स्प्लिटिंग होगी एंड देन फाइनली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड will reduce into carbohydrate, carbohydrate that is glucose। glucose हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगी। तो ये 3 steps which are very important, you have to learn these steps and you have to understand it very well, and then you have to write this equation to explain actual what happened during the process of photosynthesis। okay? अब क्या है, जरूरी नहीं है ये जो तीनों स्टेप्स मैंने बताए कि ये हमारे एक पर्टिकुलर इसी ऑर्डर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड हमारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन कर रहे हैं, दूसरी साइड प्लांट क्या कर रहे हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वाटर की स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सारे स्टेप्स हमारे साथ के साथ हो। क्यों? क्योंकि कुछ डेजर्ट प्लांट्स जो हमारे प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स हमारे क्या करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो रात के टाइम पर कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन करते हैं। वो रात के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। दिन के टाइम पर सनलाइट से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर ले तो ली, स्टोर तो कर ली, लेकिन उसका रिडक्शन इनटू कार्बोहाइड्रेट दे डू ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात के समय में वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो दिन के टाइम पर they only take up carbon dioxide and रात के टाइम पर they break down the carbon dioxide. So these steps it is not necessarily to take place in a particular this order only. Okay? तो ये था। इसके अलावा तुमने क्या याद करना है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स होते हैं ना प्लांट्स के, जैसे सपोज दिस इज अ लीफ, ये लीफ है, तो इन लीव्स के सरफेस के ऊपर कुछ डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दीज आर सेल ऑर्गेनेले। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स के लीव्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये क्या करता है? हमारा क्लोरोफिल, इसके पास पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, व्हिच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो किसमें हेल्प करता है? हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लीव्स के स्ट्रक्चर के ऊपर कभी तुम देखोगे तो तुम्हें, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें कुछ डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इन डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर को हम सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है which help in the process of photosynthesis। इसकी फिगर तुम अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है? तुम्हें इजीली दिख जाएगी, बुक में पता चलेगा, क्लोरोफिल दिखाए गए होंगे तुम्हारी बुक में। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे, हाउ gaseous exchange
take place in plants? प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे टेक प्लेस करता है, या फिर हाउ प्लांट्स टेक अप CO2, प्लांट्स जो है CO2 को कैसे लेते हैं, ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो प्लांट्स के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा तुम क्या बताओगे कि प्लांट्स इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीव्स के स्ट्रक्चर के ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये पोर्स क्या है? ये हमारे स्टोमेटा होते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू गैसेस अंदर जाती हैं या फिर बाहर आती हैं बेसिकली हमारे। अब प्लांट्स को CO2 की जरूरत है, तो CO2 अंदर आएगी और ऑक्सीजन क्या होगी? बाहर रिलीज आउट होगी। अब क्या है, ये जो पोर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं ताकि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके, सो दैट हमारी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर सके। इसके लिए ये स्टोमेटा जो है प्लांट के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। बट ये चीज याद करना, मैक्सिमम ऑफ द फोटोसिंथेसिस और मैक्सिमम ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, बट अदर पार्ट्स भी हैं जिनसे थ्रू हमारी ये प्रोसेस हो सकती है। दैट इज स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स ये भी हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। ये भी हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के अंदर की प्रोसेस में। अब एक और चीज जो मेन चीज याद रखने की है कि स्टोमेटा जो है इनके थ्रू लॉस ऑफ वाटर भी होता है। पानी भी बहुत सारा लॉस होता है थ्रू दी स्टोमेटा ऑल्सो। अब क्या होते हैं, जिस टाइम पर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है या प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ये जो पोर्स हो जाते हैं ये ओपन हो जाते हैं। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है उस टाइम पर हमारे ये पोर्स जो हैं क्लोज हो जाते हैं। जिस टाइम पर प्लांट को CO2 की जरूरत है या फिर फोटोसिंथेसिस की जरूरत है या वाटर की जरूरत है, पानी की जरूरत है प्लांट को, उस टाइम पर ये पोर्स ओपन हो जाएंगे। और जिस टाइम पर प्लांट को CO2 की जरूरत नहीं है ये पोर्स क्या हो जाएंगे? हमारे क्लोज हो जाते हैं। उस टाइम पर ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ पोर्स ओपन हो रही हैं, पोर्स क्लोज हो रही हैं। अब पोर्स की ओपनिंग में और क्लोजिंग में कोई सेल्स तो हेल्प करते होंगे, तो उन सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस गार्ड सेल्स आल्सो कि गार्ड सेल्स जो होते हैं दे हेल्प इन, किसमें हेल्प करते हैं? पोर्स के ओपनिंग में एंड पोर्स की क्लोजिंग में। पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हमारे गार्ड सेल्स जो होते हैं हेल्प करते हैं। अब गार्ड सेल्स जो है ये ओपन हो रहे हैं और ये क्लोज होते हैं। गार्ड सेल्स, अब देखो ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। अब सेल इस शेप में है। जब सेल के अंदर पानी भर रहा है तो ये क्या करेगा? स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी सेल के अंदर आ रहा है ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा। सेल विल गेट स्वेल, स्वेल होना सेल स्टार्ट हो जाएगा। और जिस टाइम पर पानी अंदर आ रहा है इट मीन CO2 अंदर आ रही है, हमारा वाटर हो रहा है, सेल क्या कर रहा है? ओपन स्टेट में है, तभी सेल के अंदर पानी आ रहा है। अगर वो क्लोज होता तो पानी अंदर नहीं आ पाता। तो व्हेन सेल विल ओपन वो स्वेल करना स्टार्ट होगा और वाटर जो है सेल के अंदर आएगा, CO2 की प्रोडक्शन होगी। लेकिन जिस टाइम पर सेल में इनफ वाटर है, अब ये वाटर सेल से बाहर निकलना शुरू होगा। जैसे ये बाहर निकलना शुरू होगा सेल हमारा श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगा। सेल श्रिंक कर रहा है मतलब सेल क्लोज हो रहा है और अब वाटर की जरूरत नहीं है, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। तो ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? स्वेल हो जाते हैं या फिर श्रिंक करते हैं। स्वेल कब होंगे? जब वाटर अंदर जा रहा है। श्रिंक कब होंगे? जब पानी जो है आउट हो रहा है। वाटर अंदर आ रहा है, इट मींस ये कौन सी स्टेट में है? ओपन स्टेट में है। जब कोई खुला होगा तभी पानी अंदर आ जाएगा। जब वाटर बाहर जा रहा है इट मींस वो क्या हो रहे हैं? हमारे क्लोज हो रहे हैं। तो गार्ड सेल का ये भी काम है कि वाटर के एक्सचेंज में वो हेल्प कर रहे हैं। वाटर विल गेट इनसाइड, दैट मींस दे आर ओपन्ड एंड स्वेल करेगा सेल। और जब सेल से पानी बाहर जाएगा
सेल श्रिंक करेगा और सेल हमारा गार्ड सेल जो है बंद हो जाएंगे। जिस टाइम पर सेल हमारे ओपन है कार्बन डाइऑक्साइड भी तभी प्रोड्यूस होगी, जिस टाइम पर सेल हमारे क्लोज है उस टाइम पर हमारी क्या होगी, और CO2 प्रोडक्शन नहीं होगी, वाटर अंदर नहीं आ सकता और स्टोमेटा विल गेट क्लोज। तो इस तरह से हमारे स्टोमेटा जो है गैसेस के एक्सचेंज में और वाटर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.2, ये तुम लोगों ने रीड करनी है। इस एक्टिविटी में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, दो प्लांट्स लिए, दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, ठीक है, दो प्लांट्स लिए जो सेम साइज के हैं, प्लांट क्या है, सेम साइज के हैं, इनको डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में रख दिया मींस वहां पे लाइट नहीं पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है, और इनको पोट्स के अंदर लिया गया। इनमें से इस तरह से प्लांट को इन्होंने ग्लास स्लाइड के अंदर लिया या उन्होंने बंद करके रख दिया। इन्होंने क्या किया, एक वन ऑफ द प्लांट, इनमें से एक प्लांट के पास इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दी। एक प्लांट के पास इन्होंने क्या कर दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्होंने एक प्लांट के पास क्या रख दी, हमारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दी, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दी एक प्लांट के पास। अब ये KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है हमारी, ये फोटोसिंथेसिस या फिर सारे के सारे स्टार्च को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सारी की सारी एब्जॉर्ब करेगी CO2 को, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, स्टार्च की मीन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी हमारी जब CO2 सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई है। अब हमने जार्स को क्या कर दिया है, टोटली सील कर दिया है, सील किया है वैसलीन की हेल्प से, वैसलीन की हेल्प से दोनों जार्स को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब हमने क्या किया, इनको प्लांट्स को 2-3 दिन के बाद आफ्टर 2-3 डेज हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को डार्क रूम से बाहर लेकर आएंगे और सनलाइट में रख देंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, दो प्लांट्स लिए जो सेम साइज के हैं, उनको बेल जार के साथ अंदर उनको हमने रख दिया प्लांट्स को, फिर डार्क रूम में रखा उनको 2-3 दिन के लिए। एक प्लांट के पास हमने KOH रख दिया। अब इस KOH का काम क्या है, सारी की सारी CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और 2-3 दिन के बाद हमने क्या किया, उन प्लांट्स, ये दोनों प्लांट्स को उठाकर लेकर आए और सनलाइट में हमने रख दिया। अब क्या किया, हमने क्या किया, इनमें से एक प्लांट का पत्ता प्लग किया, इन दोनों प्लांट में से हमने पत्ते प्लग किए और हम देखेंगे कि अब इन दोनों प्लांट्स में स्टार्च की प्रोडक्शन किसमें हो रही है, या फिर हम इसमें बेसिकली हम इस एक्टिविटी में क्या चेक कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब तुम्हें इसका आंसर मिल ही गया होगा, जिस प्लांट के पास तो KOH था उसकी सारी की सारी CO2 अब्सॉर्ब हो गई, मींस उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी, बट दूसरे प्लांट के पास थोड़ी बहुत स्टार्च प्रेजेंट होगी, 2-3 दिन उसने पहली बची हुई स्टार्च का यूज कर लिया, थोड़ी बहुत स्टार्च प्रेजेंट होगी, और जैसे ही हम उसको सनलाइट में लेकर आएंगे वो क्या करेगा, हमारा फोटोसिंथेसिस करेगा और हमारी सारी की सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो तुमसे इस एक्टिविटी के बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो KOH की हेल्प से हम कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हम कर रहे हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पर्पस क्या होता है, इट एब्सॉर्ब ऑल ऑफ द CO2 और वो प्लांट हमारा स्टार्च की प्रेजेंस शो नहीं करेगा। तो यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी आल्सो। नाउ इसके अलावा प्लांट्स जो है, प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, प्लांट्स को सिर्फ CO2 और वाटर ही नहीं चाहिए होती, they also need some raw materials, उनको कुछ और रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम वेयर डज प्लांट टेक दीज रॉ मटेरियल, प्लांट ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, एंड व्हाट आर दीज रॉ मटेरियल, ये होते क्या है रॉ मटेरियल, तो वाटर प्लांट्स लेंगे, सॉइल से, बाय रूट्स, रूट्स की हेल्प से, देन उसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी हमारे रॉ मटेरियल है, ये भी प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नाइट्रोजन है। अब तुमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है, देन वो नाइट्रोजन जो है हमारी नाइट्राइट, क्लास 9 में पढ़ा होगा, नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, देन सॉइल से प्लांट इसको क्या करते हैं, टेक करते हैं, प्लांट सॉइल से इनको लेते हैं, टेकअप करते हैं इनका
आफ्टर दैट वो इस नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से अमाइनो एसिड्स बनाते हैं एंड अमाइनो एसिड से हमारे प्रोटीन्स बनकर आते हैं प्लांट्स के अंदर और इन प्रोटीन्स को ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो है लेते हैं. सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल जिसकी हेल्प से इसी तरह से फास्फोरस आयरन मैग्नीशियम का साइकिल चलता है और प्लांट्स वो सारे की सारी चीजें रॉ मटेरियल सॉइल से ऑब्टेन करते हैं. सो दिस इज अबाउट द टेकिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स. आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्या होती है हमारी? अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने तुम्हें बताया था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर या फिर किसी और न्यूट्रिशन के ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है, हमारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है कोई फॉर देयर फूड ऑर्गेनिज्म. अब देखो हर ऑर्गेनिज्म ने अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है. हम जैसी जगह रह रहे हैं हमें खाने को भी वैसा ही मिलता है. अगर हमें फूड जिस टाइप का जिस सीजन में जैसा फूड लगा होगा, हम जैसे हमारी सब्जियां लग रही होंगी और फ्रूट अवेलेबल होंगे, हम सिर्फ वही ले सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं ले सकते. तो ये जो है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो है डिपेंड करता है कि कैसा फूड अवेलेबल है या फिर प्लांट्स या फिर कोई ऑर्गेनिज्म किससे फूड ऑब्टेन करता है, उसके बेसिस पर हमारी फूड की सोर्सेज जो होती हैं, फूड सोर्सेज जो होती हैं, दे कैन बी स्टेशनरी, दे कैन बी मोबाइल. मोबाइल का मतलब है मूवेबल, जो मूव कर सकते हैं, मूवेबल. ठीक है. अब स्टेशनरी का मीन जो एक पॉइंट पर स्टॉप है, यहां से वो हिलडुल नहीं सकते. ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है, हमारा स्टेशनरी का एग्जांपल आ जाएगा हमारा ग्रास. ग्रास जहां पर है वहीं पर ही जाकर डियर को उसको लेना पड़ेगा. बट डियर क्या है, मोबाइल है. डियर को अगर किसी टाइगर को खाना है तो डियर जो है वो मूव करता है. ये हमारी फूड सोर्स जो है स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पर नहीं रहती. बट ग्रास जो है वो स्टेशनरी होती है हमारी. ठीक है. तो ये फूड सोर्स होती है हमारी. इसके अलावा ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को या तो आउटसाइड ब्रेक डाउन करता है अपने फूड का. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन बाहर ही करते हैं, आउटसाइड द बॉडी. और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड का ब्रेक डाउन कहां करते हैं, इनसाइड द बॉडी करते हैं. क्या कहते हैं, फूड की जैसी सोर्स है, पहले फूड का ब्रेक डाउन करना पड़ता है, देन बॉडी के अंदर उसको टेक अप करते हैं. और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, पहले मुंह के अंदर खाना डालते हैं, देन उसका ब्रेक डाउन होता है, देन पूरी की पूरी ब्रेक डाउन की प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलती है. तो दो तरीके से फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है. इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं. पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं. वो किसी की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं या अपने प्रे से फूड लेते हैं. जैसे अगर हम लाइस की एग्जांपल लें, जुएं जो होती है हमारे सिर के ऊपर है, वो हमें हार्म पहुंचाए बिना, ज्यादा कोई हमें हार्म नहीं पहुंचाती, हमें मार नहीं देती है, हमारी बॉडी से वो फूड को ऑब्टेन करती हैं. तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ये कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. और आउटसाइड द बॉडी की अगर हम बात करें तो उनमें फंजाई आ जाते हैं. फंजाई जो है बाहर अपने फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसको अंदर बॉडी के अंदर टेक अप करते हैं. सो दिस इज अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो आज के लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स किए, स्टोमेटा के बारे में बात की, गैसियस एक्सचेंज की बात की, एक एक्टिविटी करवाई तुम लोगों को, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में तुम्हें पढ़ाया गया. So this is all about today's lecture. I hope तुम लोगों को सब समझ में आ गया हो. Thank you very much.